हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया लेक्चर नंबर 6 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की बात करेंगे हम वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए और साथ में नॉन वोलाटाइल लिक्विड के लिए भी। वोलाटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट के केस में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की और साथ में हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। किसको आप पार्शियल प्रेशर कहते हो, किसको आप वेपर प्रेशर बोलते हो, and the actual understanding of vapor pressure and partial pressure we are going to discuss today। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे and if you will see the video to the last time, up to the last time, definitely you will be able to understand the complete concept related to the वेपर प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर। बीच में राउल्ट्स लॉ भी आएगा, राउल्ट्स लॉ को भी सीखेंगे हम। तो सारे लोग वीडियो पे कंसंट्रेट करें, अपना मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो वीडियो पर ही रखें, ठीक है। सो माई सेल्फ राकेश यादव and we are going to start the one of the interesting lecture, that is lecture number 6 based on the vapor pressure। तो सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट किया जाए, समझा जाए वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, वेपर प्रेशर के लिए जो पहली बात है वो मैं आपको समझा दूं कि वेपर प्रेशर जो है गैसेस द्वारा, जो वेपर प्रेशर गैसेस द्वारा लगाया जाता है वो हम बात करेंगे। एंड वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में लगता है। जब कंटेनर क्लोज होता है, जब कंटेनर बंद रहता है, तभी वेपर प्रेशर नाम की चीज लगती है। तो सपोज मैंने कहा कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां तक इसमें कोई लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है, कोई लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है। बिफोर दैट आई मस्ट क्लियर कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन वो दो पार्ट में ब्रेक्ड है। एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जो लेस क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट वो जो मोर क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो हमने बनाया ये एक सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है ये मान लो अपना। अब इस सॉल्वेंट में ये आई मीन टू से दैट ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, इसमें कोई दूसरा लिक्विड मिला हुआ नहीं है, प्योर लिक्विड है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये जो कंटेनर है ये क्लोज है, बंद है, ठीक है। कंटेनर क्लोज्ड है, कंटेनर बंद है। तो कंटेनर बंद है तो ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसमें इवोपोरेशन होगी। इवोपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो इवोपोरेशन होगा अपने आप। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर बनना चाहेंगे। तो हमने कहा कि चलो ये वेपर बन गए, कुछ कुछ वेपर्स बन गए, मतलब एक्चुअली इसमें इवोपोरेशन होने लगा। तो इवोपोरेशन होने लगा तो वेपर्स का फॉर्मेशन होने लगा। जब वेपर्स बनने लगे तो जेन्युइन सी बात है कि ये वेपर्स जो होंगे वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। ये जो वेपर होंगे वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो इवोपोरेशन हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है। इवोपोरेशन होने के बाद जब वेपर्स की डेंसिटी इस वाले एरिया में ज्यादा हो जाएगी, पहले हमने कहा कि भाई ये जो खाली प्लेस था ना इसको हमने बोला कि ये वैक्यूम है, वैक्यूम। तो मैं अब ये बोल रहा हूं कि जब यहां से ये वेपर में कन्वर्ट हुए तो वेपर आपस में कंबाइन होंगे, वेपर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ठीक है। जब इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी वेपर्स की तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करेंगे तो ये फिर कंडेंस होना स्टार्ट होंगे।
और जब ये कंडेंस होगा तो कंडेंस होने पर दोबारा ये लिक्विड बनने लगेगा। ठीक है, तो एक्चुअली रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन की रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन ऐसे लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ऐसे लिख रहे हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के जब इक्विवेलेंट हो जाएगा, आई मीन जब ये प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एट दैट टाइम, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उस टाइम पर, सुन रहे हो बात को, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उस टाइम पर इस वेपर्स द्वारा बाय द वेपर्स द्वारा जो लिक्विड के सरफेस पे, वेपर्स द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसको बोल रहे हैं हम? व्हाट वी आर कॉलिंग वेपर प्रेशर? एक्चुअली वेपर प्रेशर हम बोल रहे हैं कि जब भी कोई लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो अपने वेपर स्टेट में आता है, वेपर स्टेट में आता है, और अगर एक ऐसी कंडीशन अचीव हो जाए जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, तो जब कभी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जब कभी इक्विलिब्रियम आ जाता है, उस टाइम पे वेपर्स द्वारा लगाया गया प्रेशर किस पे? लिक्विड के सरफेस पर, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। एंड आई मस्ट टेल यू, मैं आपको और ज्यादा क्लियर वे में बताता हूं कि वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। इट इज एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, इट इज एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। यहां लिखते हैं वेपर प्रेशर, वीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वीपी इज द प्रेशर exerted by a gas over its condensed form, over its condensed form की जगह condensed phase, when the vapors are at equilibrium, when the vapors are at equilibrium with the liquid solvent। बात समझ में आई क्या बोले? ध्यान से देखिए वेपर प्रेशर के डेफिनेशन, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी गेट सच टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर एनीवेयर। वेपर प्रेशर एक्चुअली है क्या? तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, एक गैस द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ओवर इट्स कंडेंस्ड फेज। अब देखो गैस के जो वेपर हैं, या गैस के ये जो गैस बनी इसके जो वेपर हैं, इस वेपर का एक कंडेंस फॉर्म होगा। कंडेंस फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो वेपर हैं, इस वेपर में भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम रही होगी। ठीक है, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एक्चुअली वो ज्यादा फ्री है। मैं कहूं कि ये जो ऊपर वाले हैं, लेट से मैंने कहा 1 1 1 1, ठीक है, ये जो 1 1 1 1 वाले मॉलिक्यूल तुमको ऊपर दिख रहे हैं, ये ज्यादा फ्री हैं। तो ये ज्यादा फ्री है अगर, तो इनमें जो कंडेंसेशन होगा वो कम होगा। जितने ज्यादा फ्री रहेंगे तो कंडेंसेशन कम होगा, और नीचे वाला जो है वो ज्यादा एक दूसरे के पास है, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा पास हैं, तो इनकी कंडेंसेशन जो है वो ज्यादा है। तो इस कंडेंसेशन वाले फेज के ऊपर जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, इन फ्री मॉलिक्यूल्स द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है किसके ऊपर? इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर कंडेंस फॉर्म से, कंडेंस फेज से ऊपर जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, इन फ्री मॉलिक्यूल्स द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्विवेलेंट है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर।
देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है? वेपर प्रेशर नाम की चीज हमेशा याद रखें कि इन ओपन कंटेनर, इन एन ओपन कंटेनर देयर इज नथिंग लाइक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होगी अगर कंटेनर खुला हुआ है तो। क्यों? क्योंकि भैया जब इवोपोरेशन होगा तो इवोपोरेशन होगा अगर ये कंटेनर अगर ओपन है ऊपर से, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप कर जाएंगे। जब वो वेपर के फॉर्म में आएंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एयर में आ जाएंगे, तो उसके द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। जब तक ये क्लोज है तब तक ही वेपर प्रेशर नाम की चीज है, जब ये क्लोज नहीं रहेगा तो वेपर प्रेशर नाम की चीज नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझ में आ गया तो नोट कर लें और इसके बाद से अब हम रफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रफ कर दिया जाए। ओके, अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, वेपर प्रेशर के बाद पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं उसकी बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो अच्छे से सुनते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, मजे लेते रहो। द मोर यू विल स्टडी, द मोर यू विल टेक नॉलेज, द मोर योर कंसेप्ट विल बी क्लियर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक। जितना पढ़ोगे उतना क्लियर होगा। तो बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, कि पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, कि पार्शियल प्रेशर आप किसको बोलोगे। तो पार्शियल प्रेशर बेटा वो प्रेशर होता है जो गैस एक्सर्ट करती है। कौन एक्सर्ट करता है? गैस एक्सर्ट करती है पार्शियल प्रेशर को। किस पे एक्सर्ट करती है? जब मिक्सचर ऑफ गैसेज होंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेज होंगे तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा उस पे एक्सर्ट करते हैं। देखो मैं बता रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हो। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is the pressure exerted by a gas in the volume occupied by the mixture of gases। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल प्रेशर आप किसको बोलोगे। देखो पहली चीज तो ये कि इसमें बोल दिया मिक्सचर है। ठीक है, मतलब जब कभी एक से ज्यादा कंपोनेंट मौजूद हो किसी सॉल्यूशन में, तो उस टाइम पर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के वेपर्स द्वारा जो प्रेशर पूरे के पूरे वॉल्यूम पर लगता है उसको आप कहोगे उस पर्टिकुलर, या फिर आप उसको बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। बात को समझो थोड़ा अच्छे से। ये एक कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में मैंने ले लिया लिक्विड, ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड को हम बोलते हैं कि ये लिक्विड सॉल्वेंट है, और मैंने कहा कि लेट से इसमें सॉल्यूट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को बोलेंगे 1, ठीक है, और सॉल्यूट को बोलेंगे 2, या फिर आप इसको A बोल सकते हो, इसको B बोल सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये हमने कहा कि कंटेनर ये हमारा हो गया बंद, क्लोज कर दिया, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद है, और इसको मैंने यहां से भी क्लोज कर दिया। बात समझ रहे हो, यहां से भी क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं किया यहां से तो ये एस्केप करेगा। ठीक है, यहां तक ये था लिक्विड फॉर्म में, ये सॉल्यूशन था। अब मैंने कहा कि भाई जो सॉल्यूट है तुम्हारा,
तो सॉल्यूट वेपर बनाया, सॉल्वेंट भी वेपर बनाए, दोनों ने वेपर बनाना स्टार्ट किया। तो अब जो है दोनों का प्रेशर लगेगा ना, सॉल्यूट का भी प्रेशर लगेगा पूरे वॉल्यूम पे, सॉल्वेंट का भी प्रेशर लगेगा पूरे वॉल्यूम पे। सॉल्यूट के जो वेपर बने उसका प्रेशर लगेगा पूरे वॉल्यूम पे, और सॉल्वेंट का जो वेपर बने उसका भी प्रेशर लगेगा पूरे वॉल्यूम पे। तो सॉल्यूट का जो प्रेशर यहां पर लगेगा ना, देखो क्या लिखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। यहां से मान लो सॉल्यूट ने वेपर बनाया, लेट से हमने कहा कि ये भैया 1 के हैं, 2 के, सॉल्यूट को हम 2 बोल रहे हैं, तो सॉल्यूट के ये 2 ये सब मान लो सॉल्यूट के वेपर्स हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस ने जो कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ने जो कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, उस पूरे के पूरे वॉल्यूम पर, उस पूरे के पूरे वॉल्यूम पर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस ने ऑक्युपाई कर रखा है, उस पूरे के पूरे वॉल्यूम पर जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर। आसान शब्दों में समझो तो कहने का यह मतलब है कि जब कभी कोई मिक्सचर होता है हमारे पास, जब कभी एक से ज्यादा कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में होते हैं, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स द्वारा, कि पर्टिकुलर कंपोनेंट के वेपर्स द्वारा जो प्रेशर पूरे वॉल्यूम पर लगता है उसको पार्शियल प्रेशर आप कहते हो। ठीक है, वेपर प्रेशर आप किसको बोलोगे, जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट होगा। देखो यहां तो ये इंप्योर हो गया ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला है, तो जब कभी मिक्सचर की बात हो, इंप्योरिटी की बात हो, तो उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो पार्शियल प्रेशर है, वो पार्शियल प्रेशर है। और जब कभी कोई प्योर सॉल्वेंट है, जैसे मैंने कहा सिर्फ मेरे पास पानी ही है, दूसरे एग्जांपल में हम बात करते हैं कि यहां मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें सिर्फ मेरे पास पानी ही है, तो जब इसमें पानी ही नाम की सिर्फ चीज है और ये कंटेनर क्लोज है, तो इसके वेपर्स बने, तो वेपर्स बनेंगे, तो यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यहां जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसको आप बोलोगे वेपर प्रेशर। क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में, प्योर सॉल्वेंट आई मीन प्योर लिक्विड के केस में जो प्रेशर वेपर्स द्वारा लगाया जाता है उसको आप बोलते हो वेपर प्रेशर। और मिक्सचर्स वाले केस में किसी कंपोनेंट के वेपर्स द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको आप बोलते हो पूरे वॉल्यूम पे, उसको आप बोलते हो पार्शियल प्रेशर। तो क्लियर है पार्शियल प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लियर है सबको। ठीक है, सो फैक्टर्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। ओके, सो फैक्टर्स इफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर पहला ये फैक्टर है। देखो भाई क्या होता है ये, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर। देखो पहली चीज तो बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं। सब्सटेंस की कैटेगरी दो तरीके से तोड़ी गई है। सब्सटेंसेस को दो तरह से हम तोड़ते हैं, एक को हम बोलते हैं वोलाटाइल और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो एक को हम बोलेंगे वोलाटाइल और दूसरे को हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल कौन होता है और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कौन होते हैं। देखो वोलाटाइल सब्सटेंस का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से मोर वेपर्स, ज्यादा वेपर बनाते हैं, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से लेस वेपर्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। एक ज्यादा वेपर बनाता है, एक कम वेपर बनाता है। तो अब तुम मुझे बताओ कि जो इसमें से कौन ज्यादा वेपर प्रेशर लगाने वाला है, मोर वेपर्स वाला या लेस वेपर्स वाला।
तो जेन्युइन सी बात है कि जिसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके वेपर कम बनेंगे वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जनरली नॉन वोलाटाइल जो होते हैं वो कौन होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, इसमें जनरली कौन होता है? लिक्विड्स होते हैं, वो वोलाटाइल होते हैं। जैसे तुम्हारा पेट्रोल है, जैसे तुम्हारा मिथनॉल है, जैसे तुम्हारा इथनॉल है, ये सब है। ठीक है, ये मोर वोलाटाइल होते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, और ये हाई नॉन वोलाटाइल होते हैं तो इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेस वेपर्स इसमें बनेंगे और जनरली ये सॉलिड होते हैं। तो ज्यादा प्रेशर कौन लगाने वाला है? जो वोलाटाइल है। कम प्रेशर कौन लगाने वाले हैं? जो नॉन वोलाटाइल हैं। तो जनरली नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में कौन कौन हो सकता है? सॉलिड्स में ग्लूकोज हो सकता है, सबसे ज़्यादा आपको ग्लूकोज ही मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। सुक्रोज हो सकता है, ठीक है, और यूरिया हो सकता है। ये सब आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सॉलिड्स जो है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ये लिक्विड में आपको मिथनॉल, इथनॉल, पेट्रोल, ये सब आपको ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, ये वोलाटाइल होते हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लेस होता है। तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होगा ना, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या रहेगा? वोलाटाइल नेचर का होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो वोलाटाइल नेचर पे डिपेंड करता है। सी, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोलाटाइल नेचर। वेपर प्रेशर वोलाटाइल नेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे। और हम जानते हैं कि वोलाटाइल नेचर क्या है? वोलाटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वोलाटाइल कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वोलाटाइल ज्यादा होगा। एक मिनट, इन द सेंस हम कह सकते हैं क्या कि वेपर प्रेशर जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सो नेक्स्ट है अपना टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। समझ में आया ना? ये ऊपर वाला नेचर वाले पे, नेचर का बेटा वोलाटाइल नेचर का होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वोलाटाइल जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा तो वोलाटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोलाटाइल नेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के, तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। कहने का ये मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जिस भी लिक्विड का या जिस भी कंपोनेंट या फिर जिस भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर कम होंगे। मतलब देखो यार, वेपर प्रेशर इन द सेंस क्या कि तुम्हारे पास ये मान लो एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में ये मान लो तुम्हारे पास लिक्विड है, तो भाई लिक्विड जितने वेपर बनाएगा, मान लो लिक्विड ज्यादा वेपर बना रहा है तो जेन्युइन सी बात है ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। और लिक्विड अगर कम वेपर्स बना रहा है तो अगर कम वेपर बना रहा है तो कम वेपर प्रेशर लगेगा, अगर ज्यादा वेपर बना रहा है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। बात समझ रहे हो? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो भैया वो तो आसानी से जो है ज्यादा से ज्यादा वेपर बना लेगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ज्यादा वेपर बना लेगा, क्योंकि वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब एस्केप कर देना, खुद से निकल जाना। ठीक है, ज्यादा एनर्जी उनको रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो जिसका जो वोलाटाइल नेचर का होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, मतलब कम, बहुत कम हीट मिलेगी तो भी वो वेपर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वोलाटाइल नेचर। जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा उतने वेपर्स बनेंगे, और जितने वेपर्स बनेंगे तो उतना ही तो प्रेशर लगेगा। द मोर वेपर्स द मोर प्रेशर, द लेस वेपर्स द लेस प्रेशर। जितने ज्यादा वेपर बन गए उतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया, जितने कम वेपर बने उतना कम प्रेशर लगाया। ठीक है, तो वोलाटाइल जो होगा उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो जिसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, और जिसके वेपर कम बनेंगे उसका प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से भी हमने इसको रिलेट कर दिया, मुझे लगता है तुम लोग समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर का खेल क्या है। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? सो देखो,
वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। बात सुनो अच्छे से। ये मान लो तुम्हारा लिक्विड है, ठीक है। अब भाई मान लो इसको तुमने टेम्परेचर आई मीन हीट देना स्टार्ट कर दिया, तो अगर इसको तुम हीट दोगे तो जेन्युइन सी बात है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो सबसे ऊपर वाले लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप कर जाएंगे, तो ज्यादा एस्केप करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है? टेम्परेचर देने पर। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे सबसे ऊपर वाली लेयर से। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली लेयर से एस्केप करेंगे उतने ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। इसका मतलब यह है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यू कैन से, और आप बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज देन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज, देन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज। वेपर प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटाओगे टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट समझ में आया? सेकंड पॉइंट समझ में आया क्या? सेकंड पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़े, रफ करें, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, अब तीसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तीसरे फैक्टर पे चलते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। या फिर आप बोले इसको नेचर तो हमने पढ़ लिया है, हम बोलेंगे प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की प्योरिटी तीसरा फैक्टर है। ठीक है, अब बात सुनो, प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट आप किसको बोलते हो? देखो, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को जब तुम डिसॉल्व करते हो एक प्योर सॉल्वेंट में, जब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को तुम डिसॉल्व करते हो, तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को जब तुम डिसॉल्व करोगे प्योर सॉल्वेंट में, तो जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है ना, रेट ऑफ वेपराइजेशन वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो घट जाता है, वो कम हो जाता है लिक्विड सॉल्वेंट का। तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का जो है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, ऑफ इट्स प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। बात सुनो क्या कह रहा हूं मैं। जब भी किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को तुम वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो, यहां से सुनो, ये कंटेनर है तुम्हारे पास और इस कंटेनर में आपने क्या किया, इस कंटेनर में आपने क्या किया, बात को ध्यान से सुनना। इस कंटेनर में आपने, ये तो जो सॉल्वेंट था ये वोलाटाइल नेचर का था और इसमें तुमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया और ये जो सॉल्यूट है तुम्हारा ये नॉन वोलाटाइल नेचर का है, नॉन वोलाटाइल नेचर। ठीक है, ये जो सॉल्यूट आपने इसमें मिलाया है ये नॉन वोलाटाइल नेचर का है। अब आप क्या करो, इसको हीट करना स्टार्ट करो। नाउ स्टार्ट, चलो ठीक है, बिना हीट किए, हीट मत करो, छोड़ दो। ये कंटेनर है क्लोज। अब तुम मुझे बताओ कि जब इस कंटेनर में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मौजूद था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, जैसे मैं प्योर सॉल्वेंट को मैं 1 बोल रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय 1, ठीक है, और प्योर सॉल्यूट को मैं क्या बोल रहा हूं, डिनोटेड बाय 2, सॉल्यूट को 2 बोल रहा हूं, सॉल्वेंट को 1 और सॉल्यूट को 2। तो यहां पर जब इसमें सॉल्यूट नहीं मिला था नॉन वोलाटाइल नेचर का, तो भैया ये जो सॉल्वेंट था ये तो बिंदास जो है अपने वेपर्स बना रहा था, और वेपर्स बना के वेपर्स क्या कर रहे थे, प्रेशर अप्लाई कर रहे थे लिक्विड के सरफेस पर, तो बढ़िया वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया,
कैसा मिला यार, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मिलते ही रेट ऑफ वेपराइजेशन जो था वो घट गया, रेट ऑफ वेपराइजेशन घट गया होगा। कैसे घट गया होगा यार, पहले जब प्योर था तो प्योर में सारे के सारे ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे, ये सरफेस पे मॉलिक्यूल सबके सब किसके थे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के थे। और जैसे ही तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो वेपर बनाएगा नहीं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जनरली सॉलिड होते हैं, तो भाई सॉलिड को टूटने के लिए तो बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो तो वेपर्स बनाएगा नहीं, तो वेपर्स तो सिर्फ सॉल्वेंट ही बनाएंगे। बट ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने क्या किया कि बीच बीच में आ करके और क्या किया कि जो मॉलिक्यूल्स निकलने वाले थे, जो मॉलिक्यूल्स निकल करके वेपर बनने वाले थे, उनमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को वेपर बनने नहीं दिया। तो वेपर बनने नहीं दिया क्यों, क्योंकि बीच में आ गए, उन्होंने रोक दिया, भैया तुम नहीं जा सकते, हम बैठे हैं यहां पर, तुमको नहीं जाने देंगे। मतलब ना तो खुद खाएंगे ना तुमको खाने देंगे, ना हम जाएंगे और ना तुमको जाने देंगे। तो यहां से उन्होंने उसको रोक दिया, उसको नहीं जाने दिया। जब वो नहीं जाने दे रहे हैं तो उस कंडीशन में कम से कम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर बनेंगे। तो जितने कम मॉलिक्यूल वेपर बनेंगे, तो अगर वेपर के बनने की क्वांटिटी जो है वही कम है, वेपर के बनने की जो रेट है वही कम है, तो जेन्युइन सी बात है कि वेपर प्रेशर बनने का, वेपर प्रेशर लगने का जो रेट होगा, वेपर प्रेशर जितना अप्लाई हो रहा होगा वो भी तो कम होगा इसके कंपैरिजन में। यहां वेपर प्रेशर ज्यादा, यहां वेपर प्रेशर कम, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ने कहा हम नहीं जाने देंगे, तो हम नहीं जाने देंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं बन, ज्यादा वेपर्स नहीं बन पाए। अगर ज्यादा वेपर नहीं बन पाए तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया, सिंपल। तो कहने का यह मतलब है कि जब भी आप प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जब भी आप सॉल्वेंट की प्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब भी आप सॉल्वेंट की प्योरिटी जो है उसमें कोई इंप्योर सॉल्यूट या फिर आप बोलो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है सॉल्यूशन का वो घट जाता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन जो सॉल्यूशन का छोड़ो तुम, सॉल्वेंट का जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो घट जाता है। और रेट ऑफ वेपराइजेशन घट जाने की वजह से द प्रेशर, द वेपर प्रेशर exerted by the vapors of the solution is always less than the vapor pressure applied by its pure solvent। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा when it compares to the pure solvent, when it's compared to the vapor pressure of pure solvent। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। दोनों में सॉल्वेंट एक ही है, कहानी यह है कि इसमें प्योर है और इसमें जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ने रोक दिया है। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा और इसका वेपर प्रेशर कम। क्यों? क्योंकि इसकी रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो ज्यादा है और इसकी रेट ऑफ वेपराइजेशन कम है। तो जितने वेपर कम बनेंगे वेपर प्रेशर उतना कम लगेगा, जितने वेपर्स ज्यादा बनेंगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। कहानी क्लियर एकदम दिमाग में? ठीक है, अब आगे बढ़े हम। अब आगे पढ़कर आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट एंड द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट द्वारा प्रेशर लगना और पार्शियल प्रेशर का लगना, सॉल्वेंट जो है उसके द्वारा पार्शियल प्रेशर भी लगता है जब वो किसी मिक्सचर्स में मौजूद होता है। तो बात सुनो, इसको रफ कर रहे हैं। तो बेसिकली बेटा ये तीन फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर था हमारा क्या, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल। दूसरा था हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। ठीक है, तीसरा हमारा था प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सरफ कर रहे हैं इतना। अब आगे बात करते हैं कि भाई तुम मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूट है और तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट है। लेट अस कंसीडर दैट, हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूट है और आपके पास एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट, ओके, लेट से कि आपके पास एक सॉल्वेंट है जिसका नाम हमने दे दिया 1, फिर एक और सॉल्वेंट है जिसका नाम दे दिया हमने 2।
ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट है ये किसी कंटेनर में है, किसी कंटेनर में है, और ये वाला सॉल्वेंट भी किसी कंटेनर में है, दोनों किसी किसी कंटेनर में है। इतनी बात क्लियर है? ये भी किसी कंटेनर में है, ये भी किसी कंटेनर में है। ओके, तो इस टाइम पर इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, देखो ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। अब ये वेपर्स बने, वही वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर लगेगा। तो प्योर सॉल्वेंट के थ्रू प्रेशर लग रहा है, वेपर प्रेशर। तो जब कभी प्योर सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर लगता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं, इसको हमने बोला था 1, तो हम इसको बोलेंगे P01, ये ठीक है, P01। सॉल्वेंट को हमने 1 बोला है, और भाई केवल और केवल इसमें प्योर सॉल्वेंट ही है। तो जब कभी प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है तो उसको हम इससे दिखाते हैं, P0 से। उसी तरह इसमें भी भाई ये अकेला सॉल्वेंट मौजूद है, तो इसके भी वेपर प्रेशर लगेंगे प्योर की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे P02। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो जब भी प्योर सॉल्वेंट की वजह से लगेगा तो P0 से दिखाओगे। और जब भी मिक्सचर होगा, मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट नहीं होता, ये कैसा होता? तो भाई ये ऐसा होता कि ये कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने कहा कि ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये 1 सॉल्वेंट है, ये 2 सॉल्वेंट है, इन दोनों को हमने मिला करके एक कंटेनर बनाया, एक कंटेनर में इन दोनों को मिला दिया। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने के बाद से अब तो प्योर सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर लगेगा नहीं, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, कुछ और इसमें था ही नहीं, इसमें भी कुछ भी नहीं था। जब दोनों को तुम मिला दोगे तो अब तो ये प्योर रह नहीं गया, अब तो ये इम्प्योर हो गया। भैया प्योर मतलब क्या? सिर्फ यही मौजूद हो, प्योर मतलब सिर्फ यही हो। अब दोनों मिला दिए तुमने तो अब ये इम्प्योर हो गया। इम्प्योर होने का मतलब क्या है कि 1 2 में पहुंच गया, 2 1 में पहुंच गया, दोनों एक दूसरे में मिल गए, मिक्स हो गए। तो यहां पर अब जो है प्रेशर लगने वाला है किसके थ्रू? ए सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर, और बी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ए या फिर 1 और बी या फिर 2, 1 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और 2 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो लगने वाला है उसको आप नाम दोगे, एक को आप बोलोगे P1 और एक को आप बोलोगे P2, एक को आप बोलोगे P1, एक को आप बोलोगे P2। जब प्योर सॉल्वेंट के थ्रू प्रेशर लगता है, वेपर प्रेशर लगता है, उसको आप बोलते हो P01, प्योर सॉल्वेंट के थ्रू P02। और जब कभी इम्प्योर की वजह से लगता है, मिक्सचर में लगता है, तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। मतलब ये P1 जो है ना, ये प्रेशर ये किसका है? 1 सॉल्वेंट का है। तो ये जो P1 प्रेशर है ना, ये सॉल्वेंट, ये जो P1 प्रेशर है मतलब 1 सॉल्वेंट के जो वेपर बने हैं वो वेपर अब सिर्फ 1 सॉल्वेंट के लिक्विड पर ही प्रेशर नहीं लगाएंगे, अब तो वो 2 वाले पे भी लगाएंगे ना, अब तो वो पूरे वॉल्यूम पर लगाएंगे। तो जब कभी पूरे वॉल्यूम पे प्रेशर लगाने वाली बात हो जिसमें मिक्सचर है, तो उस प्रेशर को आप कहोगे पार्शियल प्रेशर। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 2 सॉल्वेंट्स व्हेन दे आर मिक्स्ड। जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर जो पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन पे, पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे जो प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है दैट विल बी पार्शियल प्रेशर, क्योंकि एट द सेम टाइम 1 सॉल्वेंट के वेपर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं और एट द सेम टाइम 2 सॉल्वेंट के वेपर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो दोनों लगा रहे हैं, बात समझ गए? दोनों लगा रहे हैं। और चूंकि हमारा सॉल्वेंट जो है वो प्योर अब नहीं है, मिक्स हो चुके हैं दोनों एक दूसरे में, सो दैट इज व्हाई यू विल कॉल दैट प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर। इसी वजह से आप इसको क्या नाम देने वाले हो? पार्शियल प्रेशर कहने वाले हो। यू आर गोइंग टू से दैट पार्शियल प्रेशर। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, पार्शियल प्रेशर वाली इतनी कहानी क्लियर है? अब अगर तुमने इसको इसमें मिला रखा है, इन दोनों सॉल्वेंट को आपस में डिसॉल्व करा रखा है, तो तुम एक बात ध्यान से सुनो कि हमारा हेनरी का लॉ क्या कहता था, जो मैंने तुमको पहले पढ़ाया था।
हेनरी का लॉ क्या कहता था? हेनरी लॉ ये कहता था कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन पे। तो मान लो हमने कहा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, यही था हेनरी का लॉ। देखो P1 इज इक्वल्स टू KH X1, यही था। वेयर X1 वाज व्हाट? देन X1 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन सॉल्वेंट, वन वाला जो सॉल्वेंट है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन सॉल्वेंट, ठीक है। और ये क्या था? ये पार्शियल प्रेशर था। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ही मोल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं। तो जितने ज्यादा सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन मौजूद होंगे किसी कंपोनेंट के, सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा मौजूद होंगे वो उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मोल फ्रैक्शन इन द सेंस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सी, एक बात को आपको रियलाइज कराते हैं, यहां से इसको रफ करते हैं हम और आपको रियलाइज कराते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन की मीनिंग होती है वो क्या होती है। तो मैंने मान लो लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्लस 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, यही होता है। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने 1 2 कंसिडर किया है, तुम ए बी कंसिडर कर सकते हो, ए बी, कोई भी तुम्हारी मर्जी, चाहे 1 2 कंसिडर करो चाहे ए बी कंसिडर करो। तो मैं क्या कह रहा हूं, X1 मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब समझो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ओवर टोटल मोल्स, मतलब टोटल मोल्स जो सॉल्यूशन में मौजूद है, इस पूरे सॉल्यूशन में जो टोटल मोल है उस टोटल मोल में वन कंपोनेंट का कितना मोल मौजूद है। मतलब कंपैरिजन चल रहा है भैया कि टोटल मोल में कितने मोल। तो बात सुनो, तो जिसके ज्यादा मोल अगर मैं कंपेयर करने लगूं, जिसके ज्यादा मोल मतलब मैं यहां कहूं कि X2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो मैं कहूं अगर कि जिसके ज्यादा मोल उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा, तो क्या ये गलत होगा? सी, X1 मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। अब नंबर ऑफ मोल्स में ही तो हम मेजर करते हैं सल्यूट या फिर सॉल्वेंट की क्वांटिटी, कि कोई सल्यूट या कोई सॉल्वेंट, कोई गैस, कोई लिक्विड कितना है, उसको नंबर ऑफ मोल्स में तो जानते हैं भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आपको पता चल जाए भैया नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा है, तो अगर आपको ये बात पता चल गई कि नंबर ऑफ मोल्स इसका ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। आप बोल सकते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा तो उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी। तो बेटा अगर उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा तो बेटा उसका जो वेपर्स बनने का रेट होगा या फिर जो वेपर्स बनने होंगे उसके वो भी ज्यादा बनेंगे। सिंपल, उसके वेपर्स अगर देखो उसके मोल्स ज्यादा, अगर मैं कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, इट मींस दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा, किसी में भी बात करो। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा तो ज्यादा वेपर्स भी बनेंगे। अब जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन इसका जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा लगने वाला है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा लगने वाला। मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे, इसमें जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के होंगे तो उतने ही ज्यादा वेपर बनेंगे और उतना ही ज्यादा वो वेपर का प्रेशर लिक्विड के लेयर पे लगेगा। यही बोलता था हेनरी का लॉ। यहां पर के जो होता था, KH जो होता था, दैट वाज हेनरीज कांस्टेंट। वो क्या था? हेनरी का कांस्टेंट था। तो इतनी बात क्लियर है सबको? ओके, अभी मैं इसको हेनरी के कांस्टेंट वाली इसको मैं रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम। तुम यहां देखो पार्शियल प्रेशर जो है वन का जो पार्शियल प्रेशर है, दैट पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन 1 का होगा, जितना ज़्यादा 1 वाला कंपोनेंट इसमें मिला होगा, जितना ज़्यादा मिला होगा उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन इन द सेंस नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन द सेंस वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा वेपर तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 एंड सेम लाइक दैट P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। जिस तरह से P1 X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी तरह P2 X2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर के अब हमको आगे देने वाले हैं क्या, राउल्ट्स लॉ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इंडिविजुअली लिखते हैं। तो हम लिखते हैं P1 इज इक्वल्स टू KX1, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां लिख सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू KX2, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये दोनों लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल्स टू KX1, P2 इज इक्वल्स टू KX2। ठीक है, रफ करें अब, उसके बाद आगे बताते हैं। नोट कर लिया है, ठीक है। सो यहां से अब हम एक रिलेशन लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे एक्सप्रेशन को समझने की, ठीक है। तो यहां देखो क्या आया तुम्हारा, P1 इज इक्वल्स टू KX1 आया ना, P1 बराबर KX1 आया। और सेम यहां पर आ गया P2 इज इक्वल्स टू KX2, ये आ गया। अब यहां की कहानी समझो। अभी तक हमने क्या ले रखा था, मिक्सचर ले रखा था 1 और 2 का, 1 और 2 को मिला रखा था। अब मैं कहूं कि तुम एक काम करो, 1 और 2 को अलग कर लो। मान लो ये 1 का मिक्सचर है, ये 1 का, और मान लो ये 2 का मिक्सचर है, ये 1 का मिक्सचर, ये 2 का मिक्सचर। दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2। ये 1 का है, ये 2 का है। तो इसमें ये बताओ, इसमें क्या होगा, अगर ये प्योर सॉल्वेंट 1 का है तो इसमें मोल फ्रैक्शन भी सिर्फ किसके रहेंगे, 1 के ही रहेंगे। मोल फ्रैक्शन भी सिर्फ किसके रहेंगे, 1 के ही रहेंगे। और मोल फ्रैक्शन 2 के कितने रहेंगे, है ये नहीं है। मोल फ्रैक्शन 2 का कितना रहेगा, है ही नहीं 2, यहां पर सिर्फ 1 ही है, 2 है ही नहीं। यहां पर मोल फ्रैक्शन 1 का कितना होगा, है ही नहीं तो 0, है ही नहीं तो 0। और यहां पर मोल फ्रैक्शन 2 का कितना होगा, 1 होगा। यहां पर भी कितना होगा, 1 होगा। क्यों होता है भैया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इनसाइड अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इनसाइड अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां से तुम कह सकते हो कि x1 प्लस x2, अगर x2 होता तो है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं, इज इक्वल्स टू 1। अब ये भैया है नहीं तो कितना है, ये 0 है, तो x1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये है ही नहीं इसमें, हम तो प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर। यहां पर x2 नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक तो है। यहां पर भैया x1 नहीं है और यहां पर x2 नहीं है, यहां x2 नहीं है और यहां x1 नहीं है। तो इसके लिए भी सेम तुम लिखोगे कि अगर होता तो हम क्या लिखते, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इनसाइड अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, तो x1 तो है ही नहीं तो 0। तो इट मीन्स दैट कि x2 बराबर कितना होगा, इसका मतलब x2 बराबर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, x1 यहां पर 1 होगा, x2 यहां पर 1 होगा। क्लियर, तो x1 बराबर 1, x2 बराबर 1। तो यहां से तुम देखो, तुम अगर ये वाला फॉर्मूला उठाऊं मैं और मैं यहां लिखूं P1 इज इक्वल्स टू KX1, तो x1 की जगह पे कितना आया, 1 आया। तो P1 इज इक्वल्स टू K, P1 बराबर कितना आ गया, K आ गया। P1 बराबर कितना आ गया, K आ गया। अब तुम एक बात सुनो कि ये कब कंडीशन बनी थी, कब बनी थी ये कंडीशन, जब हमने एक मिक्सचर लिया था इन दोनों का 1 प्लस 2, इन दोनों का जो समेशन था, इन दोनों को मिलाया था हमने, तो हमको मिला था एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 1 का जो पार्शियल प्रेशर था वो दैट वाज इक्वल्स टू KX1
और 2 का जो पार्शियल प्रेशर था दैट वाज इक्वल्स टू kx2 पार्शियल प्रेशर सो दैट वाज द मिक्सचर ना। अब तो हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, और इंडिविजुअली में क्या बोला गया कि इंडिविजुअल में जो सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स द्वारा जो प्रेशर लगेगा, सॉल्वेंट के जो वेपर बनेंगे उन वेपर्स द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होगा वेपर प्रेशर। तो भाई अब तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, मिक्सचर है ही नहीं, तो प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते थे हम, प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर वाज डिनोटेड बाय P01 ऐसे। तो क्या हम P1 की जगह पे P01 लिख सकते हैं, तो एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। तो P01 इज इक्वल्स टू K, मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो कि K इज इक्वल्स टू P01, तो यहां K की जगह पे क्या लिख देंगे, P01 लिख देंगे। तो P1 इज इक्वल्स टू P01 x1, ठीक है, और ऐसे ही यहां पर भी लिख देंगे P2 इज इक्वल्स टू P02 x2, P1 इज इक्वल्स टू P01 x1, P2 इज इक्वल्स टू P02 x2। भाई यही है राउल्ट्स लॉ, इसी को आप बोलते हो क्या, राउल्ट्स लॉ। दैट व्हाट यू कॉल राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज व्हाट, राउल्ट्स लॉ इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। Raoult's law is the pressure exerted by the gas is equal to the pressure exerted by the pure solvent, pressure exerted by its pure solvent multiplied with the mole fraction of the gas present in the solution। लिख लेते हैं what is called Raoult's law। देखो Raoult's law किसको बोलते हो आप, पार्शियल प्रेशर exerted by the component will be equal to the pressure exerted by the pure by its pure solvent multiplied by the mole fraction of that component present in the solution। very important, very important। partial pressure exerted by the component, partial pressure, देखो राउल्ट लॉ किसको बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगाया जाता है वो इक्वल होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स प्योर सॉल्वेंट। उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जो प्योर सॉल्वेंट है ना, उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जो प्योर सॉल्वेंट है ना, उस प्योर सॉल्वेंट के द्वारा जो प्रेशर लगता है, प्योर सॉल्वेंट के द्वारा जो प्रेशर लगता है, और उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर दें मोल फ्रैक्शन, उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, प्रेशर, वेपर प्रेशर के साथ, जो वो प्योर स्टेट में, प्योर सॉल्वेंट के केस में जब वो लगा रहा था, उसके साथ जब मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमको पार्शियल प्रेशर पता चल जाता है, और उसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। दैट व्हाट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो भैया ये जो मिक्सचर आया, मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर्स। मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ P1 प्लस P2। मिक्सचर क्या है, ये मिक्सचर जो आया वो क्या है, P1 प्लस P2 का क्या है, कॉम्बिनेशन है। मिक्सचर क्या है, P1 प्लस P2 का कॉम्बिनेशन है। तो अगर तुम P1 प्लस P2 लो, इफ यू टुक P1 प्लस P2, ये फॉर्मूले नोट कर लेना, P1 इज इक्वल्स टू P01 x1, P2 इज इक्वल्स टू P02 x2। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसी पे न्यूमेरिकल बनेंगे। सो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, P01 x1 प्लस P02 x2, ये होगा। दोनों को अगर हम ऐड करें, दोनों को ऐड करें, इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भैया यही होता है। अच्छा ठीक है, अब तुम जानते हो क्या कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2 लिख सकते हैं क्या, x1 की जगह 1 माइनस x2, तो यहां से लिख देंगे हम इसको P1 प्लस P2 को PT लिखते हैं, P टोटल, तो P01, तो यहां लिखेंगे P01, आइयो P01, x1 की जगह लिखेंगे 1 माइनस x2, तो यहां लिख दिया हमने 1 माइनस x2, हो गया, प्लस P02 x2, इतना लिख लेंगे। अब ये P01 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, PT इज इक्वल्स टू P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो थोड़ा, PT इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, यहाँ से x2 को कॉमन ले सकते हैं, तो P01 माइनस x2, सॉरी P01 माइनस P01 प्लस P02 और यहाँ से ये x2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ तुमको किसके टर्म्स में मिल गया, ये तुमको मिल गया सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो ये भी होता है डाल्टन्स लॉ, ये भी है डाल्टन का लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाल्टन्स लॉ, इसको भी हम बोलते हैं डाल्टन का लॉ, ठीक है, क्लियर इतना भैया, डाल्टन लॉ है, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे सामने ये जो है एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पहले मैं तुम लोगों को रिकॉल कराता हूँ। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू P0, P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू x1, P2 इज इक्वल्स टू P02 इंटू x2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के ये फॉर्मूले हैं। और यहाँ से P1 प्लस P2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2, ठीक है, वेयर x इज व्हाट, वेयर x इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जहां पे x क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, जहां पर x क्या है, मोल फ्रैक्शन है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, ठीक है। सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इतना फॉर्मूला याद है। देखो क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 and 2, 1 and 2 दो लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है वो 120 एंड 180 mmHg दिया हुआ है। देखो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, इसका मतलब क्या है कि P01 की वैल्यू आपको दी हुई है, P01 इज इक्वल्स टू 120 mm ऑफ Hg, mm, तो यहां से सिर्फ mm लिखो, एंड P02 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 180 m, ठीक है, इतना दिया हुआ है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1 दिए हुए हैं 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर 2 दिए हुए हैं 3, पहले वाले के लिए 2 दिया हुआ है, दूसरे वाले के लिए 3 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 निकालेंगे, सॉरी x1 निकालेंगे, x1 मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कितना दिया है 2, और यहां से ये 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2/5, ये आ गया तुम्हारा x1। इसी तरह x2 निकालो, x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, n2 कितना है 3 है, और यहां से फिर से 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स 3/5, तो ये x1 और x2 की वैल्यू आ गई। अब तुमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के लिए पहले तुमको इंडिविजुअल प्रेशर निकालने पड़ेंगे। इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल PA इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू x1, तो P1 निकालने के लिए क्या करोगे, P01 कितना है 120 इंटू x1 कितना निकल कर आया, देखो 2/5
2/5, यहाँ से तुम इसको कट कर दो एंड 5 2 10 और 2 5 4 20 और ये 48। P1 इजिकल्स कितना आ गया 48। उसी तरह P2 निकालो, P2 इजिकल्स टू P0 2x2, P0 2 कितना है 180, x2 कितना है 3/5। यहाँ से इसको काटो 5 3 जा 15 और 3 5 6 जा 30 और 36 3 जा 108। तो ये आया P1 आया 48, ये आया 108। एंड टोटल प्रेशर तुमसे पूछा था, टोटल प्रेशर आपसे कहा था निकालने के लिए। सो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो P1 कितना है 48, P2 कितना है 108, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 140 और 156 mm ऑफ Hg। सो दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या है आंसर। क्लियर है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का दिया हुआ था 1 and 2 आर 120 mm ऑफ Hg एंड 180 mm ऑफ Hg, वेयर N1 is 2, N1 2 था, N2 जो था वो 3 था। फाइंड द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना था भाई। प्योर प्रेशर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर को ऐसे डिनोट करते हैं। P0 तो 1 इतना था, P0 2 इतना था, जीटा या फिर तुम बोलो इसको मोल फ्रैक्शन निकाला हमने 1 का, फिर मोल फ्रैक्शन निकाला 2 का, दोनों का निकाल करके फॉर्मूला पुट किया और टोटल प्रेशर का फॉर्मूला रख दिया और फिर फाइनली आंसर लेकर आ गए। तो इतना क्लियर समझ ले सभी लोग, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगला न्यूमेरिकल है विच इज द होमवर्क फॉर यू। होमवर्क है ये आपका, आप इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे और मैं एक और आपको पेस्ट कर दूंगा इस वीडियो में, एक और न्यूमेरिकल को पेस्ट कर दिया जाएगा। सो ये 2 न्यूमेरिकल आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, विच वी विल डिस्कस ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, जो हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। और बेटा अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपसे वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन पूछता है, देखो मोल फ्रैक्शन आप लिक्विड स्टेट में तो निकाल ले रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, x1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट निकालने का ये तरीका था, मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में, ठीक है, इस वजह से निकाल ले। लेकिन अगर आपसे वो कहे कि मोल फ्रैक्शन, आई मीन टू से दैट, वो ऐसा कहे कि ये एक कंटेनर है, इसमें ये मिला हुआ है, 2 सॉल्वेंट हैं और सॉल्वेंट ऊपर जाकर के वेपर में पहुंचे और प्रेशर पार्शियल प्रेशर लगाने लगे P1 एंड P2, तो तुमसे पूछा कि किसका कौन ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, P2 या P1। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर ज़्यादा कौन लगा पा रहा है, P2 लगा रहा है या P1 लगा रहा है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, है ना। तो मान लो तुमको P2 अगर निकालना है कि P2 कितना है, तो तुम कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन और इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस मतलब P2 का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसका, एक जो 1 है, एक जो 1 है, 1 सॉल्वेंट है और एक जो 2 है, एक 1 है ना कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का नाम 1, दूसरे कंपोनेंट का नाम 2, तो 2 कंपोनेंट जो है, 2 नंबर का कंपोनेंट, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में कितना है, 2 का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में कितना है, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट ऑफ 2 का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 P2 अपॉन टोटल प्रेशर। जो टोटल निकालोगे ना P1 प्लस P2 से जो टोटल निकालोगे, उससे क्या करोगे, P टोटल से P2 को डिवाइड मार दोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इस वजह से लिखा है, सभी लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। कैलकुलेटिंग द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस इतना होता है, ठीक है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड चीजें, वोलाटाइल से रिलेटेड चीजें और नॉन वोलाटाइल के बारे में मैंने तुमको बताया। नॉन वोलाटाइल के बारे में भी वो रेट ऑफ वेपराइजेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, थोड़ा लोअर करता है, थोड़ा कम करता है, ठीक है, रेट ऑफ वेपराइजेशन को कम करता है। तो नॉन वोलाटाइल की वजह से अब एक और चीज आने वाली है विच इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विच इज अ काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों वो प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट पे डिपेंड करे, सॉल्यूट पे डिपेंड करे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्वेंट पे ना डिपेंड करके सॉल्यूट पे डिपेंड करे, मतलब सॉल्यूट चेंज होगा तो वो प्रॉपर्टीज बदलती हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज होगी तो वो प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आती है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब जो है तुम्हारे, ये सब के सब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन
फ्रॉम द योर बोर्ड विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सप्लाई करते रहो। अगर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है ड्यूरिंग द वीडियो के दौरान अगर कुछ ऐसा नहीं हो जो समझ में नहीं आता है तो प्लीज उसको मुझे क्या करो, बताओ, ताकि मैं उसको और इंप्रूव कर सकूं। गॉट इट। सो मैंने बताया तुम लोगों को क्या, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ लिया है वेपर प्रेशर के बारे में, पार्शियल प्रेशर के बारे में। ठीक है, वहां से हम राउल्ट्स लॉ लेकर आए, हेनरी लॉ पहले पढ़ चुके थे, राउल्ट्स लॉ लेकर आए, और उसके बाद से डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में मैंने आपको बताया PT = P1 + P2। ठीक है, तो उसको मैंने एक तरह से और एक नया फॉर्मूला भी आपको दिया था। ठीक है, वो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको भी जरूर नोट डाउन करेंगे। और एक्चुअल मैंने डिफरेंस आपको समझाया कि वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कंडेंस फॉर्म के ऊपर वाला। ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, और ये न्यूमेरिकल्स जरूर बना लेना। ठीक है।